Hello everyone, this is part 3 of our class 9th NCERT Civics chapter 5 Democratic Rights Right to Equality. The constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो इंडिया के किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये डिनाई नहीं कर सकती। इसका मतलब कि लॉ के आगे ना सब इक्वल है, लॉ कानून के समक्ष सब एकदम इक्वल है। इस चीज को गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को भी डिनाई नहीं कर सकती। मतलब कि लॉज जो है ना वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हो जाता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज वगैरह, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लॉ है ना वो सभी पर, चाहे उसका जो भी स्टेटस है व्यक्ति का, वो रिच है या पुअर है, जो भी स्टेटस है वो सब पर इक्वल मैनर में एप्लीकेबल है। लॉ सब पर इक्वल मैनर में एप्लीकेबल है और इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। Rule of law is the foundation of any democracy. It means that no person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. तो देखो रूल ऑफ लॉ जो होता है ना वो किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। लॉ के आगे तो सब एक समान है। Every citizen, from the prime minister to a small farmer in a remote village, is subjected to the same laws. देखो कोई भी सिटीजन हो अपने इंडिया का, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर दूर दराज के किसी गांव में कोई स्मॉल फार्मर हो, सभी के ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी व्यक्ति लीगली ना ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज मिलनी चाहिए सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम्पल से आप समझा रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल, a few years ago a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. The court finally declared that he was guilty. तो देखो एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले ना एक प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो उनको भी ना एक कोर्ट केस फेस करना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर चीटिंग के चार्जेस लगे थे। और कोर्ट ने हालांकि फाइनली उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ही वॉज नॉट गिल्टी, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन। लेकिन जब तक केस चलता रहा ना उनको कोर्ट में जाना पड़ता था, एविडेंसेस देने पड़ते थे और पेपर्स फाइल करने पड़ते थे जैसे कि किसी आम आदमी को करने पड़ते हैं। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम implications ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो स्थिति है ना कि सभी लोग एकदम इक्वल है, सबको सेम काम करना पड़ता है लोगों के आगे, इसको ना जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें और भी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो गवर्नमेंट है ना वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती सिर्फ इस कारण से कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियन, धर्म से या फिर रेस, कास्ट, जेंडर या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस बात पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी सिटीजन शैल हैव द एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। हर एक सिटीजन जो इंडिया का है उसके पास जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना उनका एक्सेस है, जैसे कि शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, सबको इनका एक्सेस है। ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनको इनका एक्सेस सभी सिटीजन्स को है। सिमिलरली there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks and bathing ghats, roads, playgrounds and places of public resorts maintained by the government or dedicated to the use of general public. तो देखो जैसे अभी समझाया कि सभी के पास एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का, तो इसी तरह से कोई भी ना जो जैसे पब्लिक जगहें होती है जैसे कि वेल्स हो गए, कुएं हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, जैसे कि घाट होते हैं ना नदी के किनारे के घाट, इस तरह के कोई रोड हो गया, पब्लिक रोड होते हैं, प्लेग्राउंड्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा मेंटेन्ड जो ऐसी जगहें होती है जो कि डेडिकेटेड हो जनरल पब्लिक के लिए। तो जितने भी इस तरह की जगहें हैं ना इन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं हो सकती किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कि आप इधर नहीं जा सकते। दिस might appear very obvious but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। तो देखो ये हमें लगता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनको सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ढंग से लिख देना, लॉ बना देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे कंट्री का जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है ना, जो कास्ट सिस्टम चलता है, ये कुछ कम्युनिटीज को बैन कर देता है कि आप इन पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आ जा सकते। तो इसीलिए ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना जरूरी है।
The same principle applies to public jobs. All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government. तो देखो सेम प्रिंसिपल, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस का सबको एक्सेस है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरह की जो सेम प्रिंसिपल्स है ना, ये पब्लिक जॉब्स पर भी अप्लाई होता है. सभी सिटीजन्स जो है ना, उनको अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी होती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पर अपॉइंट करना हो किसी व्यक्ति को, उन केसेस में भी इक्वालिटी है सबको. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव. कोई भी व्यक्ति हो, जैसे पहले आपको बताया था कि रेस, रिलीजन, कास्ट, इस तरह की बातों पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो ना, उसको भी इस तरह से एम्प्लॉयमेंट के मामले में इनएलिजिबल या फिर उसके साथ कोई भी भेदभाव करना, इस तरह की चीजें करना अलाउड नहीं है. You have read in Chapter 4 that the Government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो हमें ये पता ही, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशंस देती है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. वेरियस गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन, पुअर एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड इन सम काइंड्स ऑफ जॉब्स. तो कुछ गवर्नमेंट्स जो होती है ना, उनमें कुछ अलग स्कीम्स भी चल रही होती है ताकि वो विमेन को या फिर पुअर को, गरीब को, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उनको अलग से प्रेफरेंस दे. इस तरह के लिए भी, इस तरह से भी ना कुछ स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट्स. आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी? दे आर नॉट. तो अगर कोई ऐसा समझे कि ये जो रिजर्वेशंस मिली हुई है वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है क्या, तो वास्तव में वो अगेंस्ट नहीं है. अब इसका रीजन भी देखो, आप समझो थोड़ा. फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. तो देखो, इक्वालिटी का मतलब ना ये नहीं होता कि सभी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, उसकी नीड बेशक कुछ हो, मतलब लेकिन उसको ट्रीटमेंट सेम देना है, ऐसा कुछ नहीं है. इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि जो वो अचीव कर सकते हैं वो अचीव उस चीज को कर पाए. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. तो कभी कभी ना ये जरूरी भी हो जाता है कि किसी को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. तो यही काम जॉब रिजर्वेशंस करते हैं. जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द रिजर्वेशंस ऑफ द काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी. तो इसीलिए संविधान भी यही कहता है कि इस तरह की जो रिजर्वेशंस दी जाती है ना, ये राइट टू इक्वालिटी की कोई वायलेशन नहीं है. द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू सोशल लाइफ एज वेल. The Constitution mentions one extreme form of social discrimination, the practice of untouchability, and clearly directs the government to put an end to it. जो प्रिंसिपल है ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, तो ये जो सिद्धांत है ना, ये सोशल लाइफ में भी एकदम एप्लीकेबल है. कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की एक्सट्रीम फॉर्म को मेंशन करता है, और वो क्या है? अनटचेबिलिटी. किसी को अछूत बताना, ये होती है अनटचेबिलिटी. इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सट्रीम फॉर्म मानता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, और क्लियरली गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, मतलब कहता है कि इसको खत्म किया जाए. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म. किसी भी तरीके से जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ना, इसको वर्जित किया हुआ है, ये बैन है, अलाउड नहीं है. अनटचेबिलिटी हेयर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. देखो, अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि किसी सर्टन कास्ट के व्यक्ति को टच नहीं कर सकते. इसका मतलब थोड़ा और ज्यादा डाइवर्स भी होता है. इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी इस तरह का विचार, बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस हो जिसके कारण किसी व्यक्ति को नीचा देखा जाए, लुक डाउन, नीचा देखा जाए, जस्ट बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है. इस तरह की भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी में ही आती है. इस तरह के बिलीफ्स, इस तरह की सोशल प्रैक्टिसेस, सच प्रैक्टिसेस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजंस. जो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती है ना, इनमें प्रॉब्लम ये है कि जो इनके विक्टिम्स होते हैं ना, उनको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है, या फिर इक्वल सिटीजन का जो सबका स्टेटस है ना, ये भी डिनाई कर दिया जाता है. एक तरह से ये फील करवा देते हैं कि हम इक्वल नहीं है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है. मतलब अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी. Many forms of untouchability. In 1999, P. Sainath wrote a series of news reports in The Hindu describing untouchability and caste discrimination that was still being practiced against Dalits or persons belonging to scheduled caste.
1999 में पी साईनाथ जो है ना, इन्होंने कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स द हिंदू में लिखी थी, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आज भी प्रैक्टिस की जाती है दलित्स के या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों के अगेंस्ट में। ही ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड फाउंड दैट इन मेनी प्लेसेस, वो ना कंट्री के कई प्लेसेस में घूमे थे और उनको फिर देखो ये बातें पता चली थी कि टी स्टॉल्स केप्ट टू काइंड्स ऑफ कप्स, वन फॉर दलित्स वन फॉर अदर्स। जो चाय की स्टॉल्स होती है ना, टी स्टॉल्स, वहां पर दो तरह के कप्स रखे जाते हैं, एक होते हैं दलित्स के लिए, एक होते हैं दूसरों के लिए। बार्बर रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स, तो जो बार्बर्स होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम दलित क्लाइंट्स जो भी बाल कटवाने आते हैं उनको हम सर्व नहीं करने वाले, उनको उनके हम काम नहीं करने वाले। दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम और ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेपरेट पिचर। तो देखो दलित स्टूडेंट्स को भी इस तरह से टॉर्चर करना कि क्लासरूम में उनको अलग बिठाना या फिर अलग जगह से पानी पिलाते हैं। दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन, तो वेडिंग प्रोसेशन जो होता है मतलब शादी की जो जुलूस या बारात वगैरह निकल रही होती है उसमें दलित ग्रूम्स जो होते हैं, दूल्हे जो होते हैं, उनको हॉर्स पर नहीं चढ़ने देते। दलित्स वर नॉट अलाउड टू यूज कॉमन हैंड पंप और इफ दे डिड द हैंड पंप वाज वॉश टू प्योरीफाई इट। दलित्स जो है ना उनको अलाउ ना करना कि आप कॉमन हैंड पंप को यूज मत करो, अगर वो यूज कर लेते तो हैंड पंप्स को धोना। तो ये सब उन्होंने पी साईनाथ ने नोट किया था। और ये सब जो होते हैं ना ये डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी में ही आते हैं, मतलब ये भी एक तरह की अनटचेबिलिटी है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। देखो फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट मतलब रुकावटें या बेवजह की जो लगी होती है, जैसे कि कोई अलग तरह से कंस्ट्रेंट लगा देना फ्रीडम, जैसे आपको आपके ऊपर कह दिया जाए कि आपको बोलना ही नहीं है कभी भी बाहर जाके, घर के अंदर हो बोल लो, घर के बाहर कभी नहीं बोलना, तो ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि ये कंस्ट्रेंट्स की एब्सेंस है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हमारे अफेयर्स में दूसरों की, मतलब जो भी हमारे मैटर है ना उसमें दूसरे, चाहे वो कोई और इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, उसकी कोई भी इंटरफेरेंस का ना होना, ये है फ्रीडम। वी वांट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री, हम एक समाज में तो रहना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ हम एकदम फ्रीली भी रहना चाहते हैं। वी वांट टू डू थिंग्स इन अ वे वी वांट टू डू देम, others should not dictate us what we should do, so under the Indian constitution all citizens have the right to। तो देखो हम ना रहना चाहते हैं इस तरह से जैसे हम चाहें, कोई दूसरा हमें ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सिटीजन्स को ये सब अधिकार दिए हैं। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का भी अधिकार देता है, मतलब आप भाषण कर सकते हो या फिर अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, एकदम शांत तरीके से आप असेंबल भी हो सकते हो, कई सारे मतलब लोगों को इकट्ठा होना लेकिन शांत तरीके से। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, एसोसिएशंस और यूनियंस भी बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में फ्रीली घूम भी सकते हैं। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। साथ ही साथ ये भी फ्रीडम मिली हुई है कि हम कोई भी प्रोफेशन या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड या बिजनेस चाहे हम कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स, तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक सिटीजन जो है ना उनके पास इन ये जो मेंशन्ड फ्रीडम्स है, ये वाली फ्रीडम्स देखो, इन सभी का अधिकार है। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ वे दैट वायलेट्स अदर्स राइट्स टू फ्रीडम। लेकिन देखो ये भी ध्यान रखना है कि हम इन सभी राइट्स को इस तरह से एक्सरसाइज करें, इस तरह से यूज करें कि हम दूसरे के राइट टू फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहे। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूजेंस और डिसऑर्डर, किसी भी तरह की पब्लिक न्यूजेंस मतलब किसी भी तरह का पब्लिक में हंगामा या डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होना चाहिए हमारी फ्रीडम के थ्रू। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स, हम कुछ भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, लेकिन कोई वो दूसरे को इंजर ना करे, तब दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू व्हाट वन wants. Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interest of the society. फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो जाता कि हमें कोई अनलिमिटेड लाइसेंस मिल गया है कि हम कुछ भी करना चाहे वो कर ले। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ तरह की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब जिनका कोई आधार हो, सही सी रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम पर लगा सकती है ताकि सोसाइटी का, समाज का भला हो सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है मतलब कि आप भाषण करते हो
या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये जो है ना किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल फीचर है। Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate to others. तो देखो हमारे जो आइडियाज है या हमारी पर्सनैलिटी है वो डेवलप भी तभी होती है जब हम फ्रीली किसी के साथ या दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, हो सकता है आप दूसरों से अलग सोचते हो। इवन इफ 100 people think in one way, you should have the freedom to think accordingly, differently and express your views accordingly. देखो हो सकता है कि सैकड़ों लोग एक तरीके से सोचते हो, लेकिन आपके पास भी ये फ्रीडम है कि आप उनसे डिफरेंट सोच सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हो जो भी आपके व्यूज है। You may disagree with the policy of the government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with parents, friends and relatives. हो सकता है आप गवर्नमेंट की या फिर किसी एक एसोसिएशन की एक्टिविटीज से डिसएग्री करते हो, तो आप गवर्नमेंट को या फिर किसी एसोसिएशन की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करने के लिए भी एकदम फ्री हो। अपनी कन्वर्सेशंस में जो आप पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ बातें करते हो उन सभी में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो इनको। आप पैम्पलेट जो होते हैं ना, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये तक छपवा सकते हो, पब्लिसाइज करवा सकते हो जिनमें आपके व्यूज हो। मतलब आप अपने व्यूज को इस तरह से भी पब्लिसाइज कर सकते हो। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री एंड सॉन्ग्स। पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स के थ्रू भी आप अपने व्यूज को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। However, you cannot use this freedom to instigate violence against others. लेकिन आप इस फ्रीडम का यूज इस तरह से नहीं कर सकते कि उससे ना दूसरों के लिए, दूसरों के अगेंस्ट आप वायलेंस करवा दो या फिर हिंसा को उत्तेजित कर दो दूसरों के खिलाफ। और ना ही आप इस तरह से यूज कर सकते कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल करने लग जाए। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के विरोध में प्रदर्शन करने लग जाए या फिर रिबेलियन हो जाए, मतलब एकदम विद्रोह कर दे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इस तरह से भी आप अपनी फ्रीडम को यूज नहीं कर सकते हो। Neither you can use it to defame others by saying false and mean things that can cause डैमेज टू अ पर्सनस रेपुटेशन। ना ही आप अपने राइट टू फ्रीडम को इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप दूसरों को डिफेम कर दो कुछ झूठ बोलकर या फिर मतलबी सी बातें, मीन थिंग्स, मतलबी बातें बोलकर जो कि दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर दे। सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। सिटीजंस के पास अधिकार है कि वो मीटिंग्स को, प्रोसेशंस को, मतलब जलसे जुलूस वगैरह या फिर रैलीज या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस, जो प्रदर्शन वगैरह, इस तरह से आप ये सब भी कर सकते हो। इनकी भी आपको फ्रीडम है, अगर कोई इशू है तो उनके ऊपर आप कर सकते हो मीटिंग्स, प्रोसेशन, रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशंस। दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। आप ये सब काम जो होते हैं, हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज करने हो या फिर लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ करना हो किसी भी बात को लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के लिए आपको वोट्स मांगने हो इलेक्शन के लिए, आप इन सब के लिए ये सब चीजें कर ही सकते हो, मीटिंग्स वगैरह। लेकिन इस तरह से करनी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर को या फिर शांति को, जो समाज में शांति है ना, उसको किसी भी तरह से भंग ना करे। Those who participate in these activities and meetings should not carry weapon with them. जो इस तरह की एक्टिविटीज या मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको एक बात का ध्यान रखना होता है कि उनके साथ कोई भी वेपन ना हो। सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस। सिटीजन्स जो है वो एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझा रही है कि वर्कर्स एक फैक्ट्री में है, तो वो एक वर्कर्स यूनियन भी बना सकते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट, जो अपने हित की बातें हैं ना, उनको प्रमोट कर सके। Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption and pollution. तो हो सकता है कि किसी टाउन में लोग हैं, वो भी एक एसोसिएशन बना ले ताकि वो करप्शन या पोल्यूशन के अगेंस्ट कैंपेन कर सके, तो ये भी अलाउड है। एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि हम सिटीजन हैं इंडिया के, तो इसीलिए हमको ये भी फ्रीडम है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। वी आर फ्री टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में ना रह सकते हैं, बस भी सकते हैं। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever. Yet, as a citizen of India, he has the right to set up the base there. This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns from poorer regions of the countries to prosperous regions and big cities. तो देखो एक एग्जांपल से बता रही है कि कोई हो सकता है असम का रहने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। हालांकि उसका कोई कनेक्शन ना हो हैदराबाद से, लेकिन उसने कभी देखा भी ना हो हैदराबाद, लेकिन क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है ना, इसीलिए उसके पास ये राइट है कि वो अपना बेस वहां पे जमा सकता है। और ये जो अधिकार है ना, इसके कारण ही जो इंडिया के लाखों लोग हैं ना, वो विलेजेस से टाउन्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, या फिर कह लो पुअरर रीजन्स जो थोड़े गरीब रीजन है,
कंट्री के, उधर से निकलकर वो प्रॉस्परस रीजियंस या फिर बिग सिटीज में भी माइग्रेट करते हैं। This the same freedom extends to choice of occupations. No one can force you to do or not do certain job. Women cannot be told that some kind of occupations are not for them. People from deprived classes cannot be kept to their traditional occupations. तो देखो जैसे ये आजम के केस में समझाया कि व्यक्ति कहीं पर भी बस सकता है, तो इसी तरह से ये जो फ्रीडम है ना, ये चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस मतलब अपने मनपसंद का काम करने के लिए भी आपको मिली हुई है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब ही करनी है। ना ही विमेन को ये बताया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो जॉब्स इस तरह के ऑक्यूपेशंस है ना, ये उनके लिए है ही नहीं, इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते। और ना ही जो डिप्राइव्ड कास्ट से, जो थोड़े कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिन्होंने फेस किया है, इस तरह से जो डिप्राइव्ड क्लास कास्ट से लोग होते हैं ना, उनको भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ वही करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखो स्पेशल केस हो जाता है कि कभी कभी तो लॉ ही कह देता है कि इस व्यक्ति को फांसी चढ़ानी है या फिर किसी भी तरह से इसको इसका मतलब जीने का अधिकार ले लेना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसकी लाइफ से या फिर पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, मतलब उसको उस चीज से हीन नहीं कर सकते। सबके पास जीने का अधिकार है, सबके पास अपनी लिबर्टी है। कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं कि जब लॉ ही कह देता है, उसके अलावा कभी भी किसी व्यक्ति को लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी से हीन नहीं रख सकते, दूर नहीं रख सकते, वंचित नहीं रख सकते। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता जब तक, एक एक्सेप्शन ये है कि जब तक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ना दे दिया उस व्यक्ति के लिए। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। इसका ये भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है ना, वो किसी भी व्यक्ति को बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को, जब तक उनके पास प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन है तभी अरेस्ट हो सकता है किसी व्यक्ति का। इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। अब देखो उनके पास सपोज लीगल जस्टिफिकेशन भी है, तब भी अगर उन्होंने किया है ना किसी को अरेस्ट, तब भी उनको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो वो समझा रहे हैं अब। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है या फिर कस्टडी में रखा गया है, तो उसको ना रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया है, क्यों हमने तुम्हें कस्टडी में रखा गया है। इस तरह के अरेस्ट या डिटेंशन के लिए उसको रीजंस बताने पड़ेंगे। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest। जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ है या डिटेन किया हुआ है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ना, उनके सामने हाजिर करना है। ये भी एक नियम है। सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सकता है या फिर किसी भी लॉयर को अपने डिफेंस के लिए बुला सकता है। लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ द ग्वांटानामो बे एंड कोसोवो। अगर हम ग्वांटानामो बे और कोसोवो के केसेस को देखें ना, तो द विक्टिम्स इन बोथ दिस केसेस फेस्ड अ थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ग्वांटानामो बे और कोसोवो के केसेस को देखें तो जो ये विक्टिम्स थे ना इन दोनों केसेस के, इन्होंने जो मोस्ट बेसिक लिबर्टीज होती है ना, उनको एक उन पे भी थ्रेट आ गया था इनके लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ उनको पता नहीं था क्यों उठा लिया है ग्वांटानामो बे के 600 पीपल को। कोसोवो में भी बेवजह हिंसा हुई उनके साथ। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ना इंडिविजुअल लाइफ की या पर्सनल लिबर्टी की, इन दोनों केसेस में ग्वांटानामो बे और कोसोवो में वो इनको नहीं मिली थी। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू।